गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एक टर्म है डेस्टिनी, सुना है? हिंदी में इसके लिए सही शब्द है नियति। भाग्य नहीं, भाग्य के लिए फिट शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब समझते हैं डेस्टिनी का क्या मतलब होता है, या समझना चाहते हैं? हाँ, रुचि है तो एक बुक रेफर कर रहा हूं, जो बुक आपके बुक शेल्फ में अनिवार्यता होनी चाहिए। अनिवार्यता क्यों होनी चाहिए, इसका मतलब समझते हैं? क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं और अब तक जो एग्जाम आपने दिए, दोनों की प्रकृति में अंतर है। क्योंकि अब तक जो एग्जाम आपने दिया है उसमें साल भर के बाद अचीवमेंट के नाम पर आपकी मुट्ठी में कुछ न कुछ मौजूद रहता है, और आपकी मुट्ठी में जो मौजूद होता है अचीवमेंट के नाम पर, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हो सकता है, एट पार विथ एक्सपेक्टेशन हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ होता है। ऐसा है या नहीं? लेकिन अब जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो उस एग्जाम में या तो आपकी मुट्ठी में बहुत कुछ होगा या आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं होगा। नहीं, आपने प्री दिया, आपने मेंस दिया, आपने इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुट्ठी में कुछ रहा नहीं, और आप सेलेक्ट हो गए, अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो गए, तो आपकी मुट्ठी भरी हुई है। तो ये जो तैयारी का प्रोसेस है, ये लेंदी है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? और इस लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है, यह थकाऊ भी है और उबाऊ भी है। तो ऐसी स्थिति में मोमेंटम को बनाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, और मोमेंटम को अगर बनाए रखना है तो दो काम करना होगा। एक, प्रोसेस को आपको एंजॉय करना होगा, तैयारी की प्रक्रिया को एंजॉय करना होगा, और जितना आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, एंजॉयमेंट उतना ज्यादा होगा। एक तो ये तरीका है इसको काउंटर करने का। लेकिन इसके बावजूद आप क्या देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। दो शब्द होते हैं ना, आईक्यू और ईक्यू। दोनों का अंतर समझते हैं? आईक्यू का संबंध किससे जाकर जुड़ता? इमोशनल कोटेंट का संबंध किससे जाकर जुड़ता? आइए, इसका संबंध बुद्धिमत्ता से जाकर जुड़ता है, नहीं? और ईक्यू का संबंध किससे जाकर के जुड़ता? ईक्यू का संबंध जो है, भावनात्मक संतुलन से जाकर जुड़ता है, और दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। इस चीज को समझिए, क्योंकि ईक्यू का बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो उस स्थिति में आईक्यू कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा होता है या नहीं?
नहीं, कई बार घर में ही पेरेंट्स हो गए, कई बार टीचर हो गए, कई बार बड़े भाई बहन हो गए, नहीं, आप देखेंगे कई बार रिएक्ट करेंगे। हम कहते हैं चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा कहते हैं या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? ईक्यू का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, और चूंकि ईक्यू का बैलेंस बिगड़ा हुआ है इसलिए आईक्यू काम नहीं कर रहा है। और सफलता के लिए ये दोनों चाहिए। तो जब ईक्यू का बैलेंस बिगड़ने लगता है, आज सुबह सुबह सो करके उठेंगे, 2 घंटे अच्छी पढ़ाई हुई, मन लगेगा ओह पहले अटेम्प्ट में तो तोड़ देना है, फोड़ देना है, प्रॉपर रैंक लेना है। ये लोग इतना भीड़ है, ये लोग पढ़ता लिखता नहीं है इसलिए नहीं होता है। ये भाव आते होंगे कि नहीं? विशेष करके जो न्यू जनरेशन है, अभी अभी तैयारी शुरू की है ना, यूजी है, और 2 दिन के बाद अचानक लगेगा ना इतने लोगों का नहीं हो रहा है तो हमारा कहां से होगा। ये भी भाव आते हैं या नहीं? बहुत अननेचुरल नहीं है। एक चीज ध्यान रखें, खुद को सहेजना शुरू करें, और खुद को सहेजने में सहायक 2 चीजें हैं। एक चीज तो बतलाई, वही है कि प्रोसेस को एंजॉय करें। जब प्रोसेस को आप एंजॉय करेंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में परिणाम की चिंता से आप कुछ हद तक मुक्त होंगे। और दूसरा है, एक बुक है द अल्केमिस्ट, हिंदी में भी यह बुक जो है उपलब्ध है। पढ़ी है आप में से किसी ने? द अल्केमिस्ट, ठीक है, ये पाउलो कोएल्हो की बुक, बुकर प्राइज विनर। ठीक है, और ये जो है फिक्शन है। कम से कम हजारों बच्चों से मैंने ये बुक पढ़वाई है, हजारों बच्चों की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब आप घर में परेशान होते तो किसके पास जाते हैं? बतलाइए। पापा मम्मी पेरेंट्स जो हो, और यहां पर परेशान होते हैं तो किसके पास जाते हैं? टीचर्स के पास। नहीं नहीं, तो डॉक्टरी का काम भी हम लोग करते हैं, नहीं, और मेरे इलाज का तरीका अलग है। मुझसे अगर इलाज की अपेक्षा करेंगे तो मैं हर बीमारी के लिए अलग किताब रखे हुए हूं, और जिस बीमारी में जिस बुक को प्रेस्क्राइब करने की जरूरत होगी उस बुक को प्रेस्क्राइब करता हूं और कहता हूं 2 दिन के बाद मिलो उस बुक के साथ पढ़ने के बाद। और 90% केस में बीमारी का इलाज पहले हो चुका होता है। यह बुक आपकी टेबल पर होनी चाहिए, और जब भी आपको लगता है कि लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तब आप इस बुक को पलट लें, पढ़ जाए। मैंने खुद कई बार पढ़ी, एक बार नहीं
कई बार पढ़ने की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस बुक में नियति की बात है, डेस्टिनी की बात है, और इस बुक बतलाया गया है कि नियति लगातार इंडिकेशन छोड़ती है, इंडिकेट करती है आपको लगातार। और नियति अगर लगातार इंडिकेट करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आवश्यकता इस बात की होती है कि उस इंडिकेशन को आप समझने की कोशिश करें, उस इंडिकेशन को, नियति के इशारों को समझें, और नियति के इशारों को समझते हुए नियति को आप फॉलो करने की कोशिश करें। और फिर नियति आपको अगर फॉलो करने की कोशिश करते तो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। अब नियति की बात इसलिए मैं कह रहा क्योंकि अभी हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होनी थी। लास्ट क्लास में भी ये बात कही थी नहीं? लेकिन अभी मौसम के प्रकोप से हम लोग जूझ रहे हैं। रोशन सर उधर अलग उलझे हुए हैं, और परसों से अखिलेश सर की भी तबीयत खराब हो गई। तो एक विकल्प था, परसों अगर कंफर्म हो जाता तो ज्योग्राफी के विजय सर को मैं, लेकिन परसों विजय सर ने फोन किया था तो हमने कहा था विजय इस बार कोई एंगेजमेंट अभी नहीं है, तो उन्होंने कहीं और कमिट कर दिया था तत्काल। तो अल्टीमेटली मजबूरन मुझे आपके साथ सामने आना पड़ा। चलें वापस हम टॉपिक पर आते, फिर कभी मिलेंगे तो इस बुक की बात करेंगे हम। लेकिन ये बुक ले जरूर ले। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, पुस्तकों से बेहतर दोस्त कोई नहीं होता, और अच्छी पुस्तकें अगर आपके पास हैं तो क्या ये मंत्र डाइन की तरह भुनभुना करके, डाइन के बारे में सुना है, नवरात्रा आ चुका है, हाँ? और शाम के बाद माँ हम लोग जब छोटे थे तो घर से बाहर नहीं निकलने देती थी ना, और काला डोरा में एक जंतर जरूर पहना देती थी ताकि नजर गुजर ना लगे। ठीक है, मैं वापस लौटना चाहूंगा अपने टॉपिक पर। ठीक है, जब तक मैं अभी लूंगा इंडियन पॉलिटी सेक्शन को, अभी लूंगा। बेसिकली अगर आप देखें, भारतीय राज्य व्यवस्था अगर इस खंड से देखें तो मोटा मोटी यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या जो है, क्योंकि कई चीजें हमारे लिए मायने रखती। एक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या, और प्रश्नों की संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करीब करीब आप लेकर के चले 10 प्रश्न यहां से जो है, यहां से 10 प्रश्न उठा करके पूछे जाते। और केवल संख्या 10 मत देखें, थोड़ी सी अगर आप सावधानी बरते, थोड़ी सी सावधानी बरते, तो यहां पर जो आपका स्ट्राइक रेट होगा 100% का हो सकता है।
यह हंसने वाली बात नहीं है। मतलब 10 में 10 आप स्कोर करके आ सकते, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। नहीं, नेचर ऑफ, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है? प्रश्नों की प्रकृति क्या है? किस तरह के प्रश्न यहां से उठा करके पूछे जाते? तो अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो मोटा मोटी यहां पर देखेंगे फैक्चुअल नेचर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस बार देखें, इस बार मतलब 69th बीपीएससी पीटी में देखें तो 69th बीपीएससी पीटी में प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कई प्रश्न जो हैं, जैसे मैं कहता हूं एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करें, चर्चा की थी हमने। कई प्रश्न जो हैं वो ट्रिकी नेचर के हैं। कई प्रश्न जो हैं लेंदी हैं। कई प्रश्न जो हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बेस्ड है। कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, कुछ प्रश्न जो हैं अगर आप जाकर के देखें, नहीं, जैसे सुनते हैं ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना। सुना है ये शेर या नहीं? हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना। इसका मतलब समझते हैं या नहीं? अरे हां या ना, पैसिव मत बने ना, एक्टिव बने, इन्वॉल्व हो। इसका मतलब नहीं समझ में आया? आदमी के कई चेहरे होते। एक चेहरा जो है जो हमारे सामने होता नहीं, लेकिन जो चेहरा सामने होता उसके पीछे कई चेहरे छुपे होते जो धीरे धीरे सामने आता। कई बार लगता है, कई बार ये बोलते सुना है या नहीं, मूवी देखते होंगे या रियल लाइफ में, तुम तो वो आदमी ही नहीं हो जिसको मैं जानता हूं, तुम तो कोई और हो। नहीं, बिल क्लिंटन का तो नाम सुना होगा, या उनका भी नाम नहीं सुना है क्या? बिल क्लिंटन का नाम सुना है? हिलेरी क्लिंटन उनकी मां है क्या? बिल क्लिंटन की मां है ना हिलेरी क्लिंटन। तब पक्का नहीं? तो जब मोनिका लेविन्स्की प्रकरण आया
तो मोनिका लेविन्स्की प्रकरण में के बाद बिल क्लिंटन का एक नया चेहरा सामने आया या नहीं हिलेरी क्लिंटन के सामने? नहीं। तो हर आदमी कई चेहरे को लेकर के चलता। यहां पर देखें, इस बार के बीपीएससी के प्रश्न की खासियत है, नहीं, एक प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हैं। आप सही या गलत एक ही प्रश्न करेंगे, लेकिन उस एक प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन इन वन क्वेश्चन। ये चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं एक रिफ्लेक्शन दूंगा प्रश्नों के। एक प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976। नहीं, 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रस्तावना में संशोधन, और प्रस्तावना में संशोधन करते हुए प्रियम्बल को अमेंड करते हुए 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवाद, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता, इंटीग्रिटी। अनुज, गर्म पानी दे देना, ठीक है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड, नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट है। इसमें कहा गया वह है मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा जाना। और कहा गया 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए, दो प्रश्न मेरे दिल के करीब है इन 10 प्रश्नों में। क्यों, मैं बतलाता हूं। तीसरा है डीपीएसपी में नए अनुच्छेदों को जोड़ा जाना। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। और चौथा प्रश्न है राष्ट्रपति को
इलेक्शन कमीशन के परामर्श से नहीं, एमएलए को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया जाना। नहीं, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है चार स्टेटमेंट देके कौन गलत, और जो ऑप्शन आपके सामने है, जो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन क्या है? ए में है 3 4, बी में आपके सामने है 2 3, सी में आपके सामने है 1 4, और डी में आपके सामने है 1 2। अब देखें तो एक प्रश्न है ये, कई प्रश्न समाहित हैं या नहीं? और अब गौर करेंगे, थोड़ी सी देखने में चूक हुई, गलत को हमने ओवरलुक किया, समस्या आ जाएगी। यहां गलत है तो थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा है। कई बार पूछा जाता है सत्य नहीं है या असत्य है, नहीं? तो इस तरह के प्रश्न यूपीएससी खूब पूछती थी, समझे, एक दौर में। दूसरी चीज अगर देखें तो हम सब जानते हैं कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के जरिए संशोधन किया गया। अब तक एक बार ही संशोधन प्रियम्बल में हुआ है, और वो 42nd अमेंडमेंट के जरिए। और 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए संशोधन करते हुए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इसका मतलब पहला क्या है? सही है। और पहला अगर सही है, पूछ रहा है कौन गलत नहीं है, एलिमिनेशन थ्योरी का मतलब क्या है? नहीं, तो अगर हमसे पूछ रहा है कि कौन एलिमिनेट करना है, तो पहला अगर सही है तो सीडी ऑप्शन अपने आप बाहर हो गया। इसको हमने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। नहीं, दूसरा देखें कैसे आंसर निकलता है, और थोड़ी सी असावधानी बरती कि गर्दन कट जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, कोई डाउट है? नहीं, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं, नहीं, कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तब 42वें संविधान संशोधन के जरिए अगर आप देखें क्या किया गया, भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। एक नया पार्ट ही मौलिक कर्तव्यों के लिए क्रिएट किया गया। और हम सब, और एक चीज ध्यान रखिए,
पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन बैंक को देखिए, कहा था या नहीं कहा था? क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, कहा था ना? क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का क्या मतलब है? यही मतलब है जिस तरीके से हम यहां अप्रोच कर रहे हैं। अब मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया, तो आप इससे वाकिफ हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसी तरीके से क्वेश्चन बैंक को आप पर काम करना। नहीं, और अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज के स्रोत क्या हैं? कहां से फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रेरणा ली गई? तो यूएसएसआर, दैट इज सोवियत संघ के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई। नहीं, और वर्तमान में अगर हम जाकर के देखें, जापान के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता। सोवियत संघ तो अब रहा नहीं, तो इसलिए कई जगहों पर देखेंगे जापान भी पॉलिटी की बुक में दिया रहेगा मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना, क्योंकि बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो बेसिकली आप यह पाएंगे जो समाजवादी देश होते हैं, तो जो समाजवादी देश होते हैं तो वे कर्तव्यों पर जोर देते हैं। और 42वां संविधान संशोधन जो किया गया 1976 में, वह कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे वामपंथी प्रेरणा है, समाजवाद की प्रेरणा है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि इंदिरा गांधी गहरे संकट में थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, आपातकाल विरोधी आंदोलन। नहीं, और आपको यह भी पता है कि 1970 के दशक के आरंभ में, मेरे ख्याल से 71 में ही भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि होती है। नहीं, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कहीं न कहीं उस मैत्री संबंधी के लिए वे परिस्थितियां उस मैत्री संबंधी का आधार तैयार करती। और उधर मैत्री संधि होती है और इधर श्रीमती गांधी के सामने जब पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू होता, नहीं, तो लेफ्ट श्रीमती गांधी के करीब आता है, वामपंथी दल जो हैं इंदिरा गांधी के करीब आते हैं। और आप देखेंगे इंदिरा गांधी जो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं अपनी पार्टी के भीतर, तो उस लड़ाई में आप देखेंगे इंदिरा गांधी को कि वे जो हैं कहीं ना कहीं जो है लेफ्ट की ओर टिल्ट शो कर रही हैं। अपनी लड़ाई को, व्यक्तिगत लड़ाई को वे वैचारिक लड़ाई का रूप देने की कोशिश कर रही हैं। अपने विरोधियों को वे दक्षिणपंथी के रूप में ब्रांड कर रही हैं और खुद को समाजवादी के रूप में ब्रांड करने की कोशिश कर रही हैं। अपने विरोधी को वे मतलब संप्रदायवादी के रूप में ब्रांड करने की कोशिश कर रही हैं और खुद को सेकुलर के रूप में ब्रांड करने की कोशिश कर रही हैं। इतनी बातें समझ में? तो इतनी चीजें जब आप जान रहे हैं तो आपको लगेगा ये दूसरा भी सही है, लगेगा या नहीं लगेगा? कोई डाउट है दूसरे के सही होने में? नहीं। लेकिन अगर आप देखें, एक नंबर है जिस नंबर के इस स्टेटमेंट में ओवरलुक होने का खतरा है। ये 8 मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। केवल इस नंबर के कारण यह स्टेटमेंट क्या हो जा रहा? केवल नंबर के कारण यह स्टेटमेंट गलत हो जा रहा। और जैसे हमें पता चला कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, देखिए आंसर बड़ा क्लियर है या नहीं? आंसर क्लियर है या नहीं? आंसर क्या होगा? नहीं, तो दूसरा अगर गलत है तो तीसरा गलत होगा ही। अब एक बार चेक कर लें, वाकई तीसरा गलत है। नहीं, तीसरे में किसकी चर्चा है?
तीसरे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एसेट पॉलिसी की चर्चा है। और आप अच्छी तरह से जानते, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसको क्या कहा जाता? इसको मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने के पीछे कारण क्या है? तो लगभग 53 अनुच्छेद इसके कारण प्रभावित होते, अप्रॉक्स। संविधान के 53 अनुच्छेदों को इसने प्रभावित किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता? मिनी संविधान संशोधन। और एक और सजेशन मैं दूंगा, ठीक है? सजेशन यह दूंगा कि तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं ना, भले ही ये फाउंडेशन बैच है, लेकिन थोड़ा सा मेंस पर भी नजर रखें। मेंस पर नजर इसलिए रखें क्योंकि मेंस में जब आप जाएंगे तो अभी क्या 68वीं बीपीएससी मेंस से किया गया है, हर सेक्शन का, स्टैट छोड़ के हर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। मेंस की जो बात कर रहा है, इस चीज को समझेंगे तो फिर आपको अहमियत का पता चलेगा। स्पेसिफाई यहां पर कर देता है, ये सब पर लागू होगा। इंडियन पॉलिटी, जीएस पेपर 2, ठीक है? तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है? शॉर्ट नोट्स। और यह जो है अनिवार्य है। ठीक है? अब अगर आप देखें तो यह जो अनिवार्य है, दूसरी इस शॉर्ट नोट्स की खासियत क्या है? इसमें विकल्प नहीं है। मतलब 5 शॉर्ट नोट्स जो हैं और 5 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसका मतलब मिस करने का मतलब होगा कंप्लीट लाइन लेंथ मिस करना नहीं। अब तीसरी चीज अगर आप देखेंगे, इस शॉर्ट नोट्स के कारण क्या हुआ है? पारंपरिक प्रकृति के प्रश्नों की अहमियत बढ़ी है। ट्रेडिशनल नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है, अब उसकी अहमियत मेंस में बढ़ी है, समझे? और ये ट्रेडिशनल नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो अनकन्वेंशनल प्रकृति के भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स को लिखने के लिए यहां पर कितने मिनट हैं? 4 मिनट का आपके पास समय है और 80 से 90 शब्द आपके पास है।
एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए 4 मिनट का समय है और 80 से 90 शब्द नहीं। तो अनकन्वेंशनल नेचर के प्रश्न अगर हैं, ठीक है, अगर फैक्चुअल नेचर के प्रश्न शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, नहीं, तो जब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर उसको लेकर के कॉशस रहें। और फैक्चुअल नेचर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम कब करते? जब हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, उस समय हम फैक्चुअल नेचर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते। बातें समझ रहे हैं या नहीं? अब इतनी चीजें समझ में आ गई, तो इसका मतलब है जब आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज पर नजर जरूर रखें। ये जरूर इमेजिन करते चले कि यहां से अगर फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन अगर कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया गया तो क्या पूछा जा सकता है, तो उसको कैरी ऑन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब देखें, अब हम आते स्टेटमेंट 3। आंसर हमको मिल गया दूसरे स्टेटमेंट के गलत साबित होने के साथ ही। पहले के सही और दूसरे के गलत साबित होने के साथ ही हमें आंसर मिल गया, नहीं। लेकिन एक बार जब हम बढ़ रहे, आप लोग क्वेश्चन बैंक किस चीज के लिए पलटते, बतला सकते? क्वेश्चन बैंक पलटते हैं क्या? पर्पस? क्वेश्चन देखना मतलब? क्वेश्चन बैंक सबके पास है प्री का? सारे लोगों के पास है? अगर नहीं है तो जाकर के इमीडिएट खरीदे। प्री का भी क्वेश्चन बैंक खरीदे और मेंस का भी क्वेश्चन बैंक खरीदे इमीडिएट, विदाउट एनी डिले। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उस स्थिति में, क्योंकि मैं भी जो बात कर रहा है इसी क्वेश्चन के सहारे बात कर रहा हूं ना, नहीं? और अगर उस क्वेश्चन बैंक के लगातार संपर्क में आप हैं, सारी चीजों के बावजूद क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं क्वेश्चन बैंक पर उतना समय दे सकूं जितना आप दे सकते हैं? बतलाइए। तो अगर उस क्वेश्चन बैंक पर आप काम करें तो ऑटोमेटिकली आपको सहूलियत हो। इसलिए क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, और कभी भी क्वेश्चन बैंक को क्या उत्तर है इसके लिए क्वेश्चन बैंक को कांटेक्ट मत करें। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है, क्वेश्चन बैंक इसलिए लेते हैं ताकि पता चले कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न वहां जो दिए गए हैं उसका उत्तर क्या क्या है, क्योंकि कुछ प्रश्न रिपीटेशन की प्रवृत्ति होती। इस बार भी बत्तख मियां को लाया गया ना, अब पिछले बार भी बत्तख मियां पर प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री में, नहीं? तो अगर आप जाकर के बत्तख मियां सुना है कि नहीं? बत्तख मियां के बारे में सुना है? नहीं सुना है? क्या आपको यह पता है कि यहां पर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो है ऑफ सोशल साइंसेज जो है, क्या आपको यह पता है उसके अंदर गांधी मेमोरियल है? जानकारी है? क्या आपको यह पता है कि 1946 में 46-47 में गांधी करीब करीब जो है, गांधी का बिहार प्रवास जो है करीब करीब 81 दिनों का हुआ था और वो यहीं से ऑपरेट होता था। तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में जो गांधी मेमोरियल है, गांधी वहीं पर रुकते थे। तो बत्तख मियां जो है रसोइया था, ठीक है? बत्तख मियां जो है रसोइया था। तो बत्तख मियां को अंग्रेजों ने क्या किया, बत्तख मियां को तैयार किया और दूध में जहर मिला करके गांधी को देने के लिए दिया। मेरे ख्याल से शायद चंपारण की बात है, समझे? और बत्तख मियां जो है ये डिस्क्लोज कर दिया। अगर बत्तख मियां वो जहर मिले हुए दूध को गांधी तक पहुंचा देता तो गांधी को हम आज नहीं जान पाते, गांधी भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते। लेकिन बत्तख मियां ने जान पर खेलकर गांधी की जान वहां पर बचा ली, नहीं? और इसकी चर्चा आई थी
लास्ट ईयर विधानसभा का जो सेशन चल रहा था ना, उसमें तेजस्वी यादव जी ने चर्चा की थी और वहीं से बत्तख मियां अचानक फिर चर्चा में आए। पिछले बार भी प्रश्न पूछा गया, इस बार भी प्रश्न पूछा गया। अब देखें, डीपीएसपी में एक बात मैं कहता हूं, ट्रिकी आपको होना होगा, नहीं ट्रिकी आपको होना होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आता हूं, लेकिन वहां पर आने के पहले मैं चाहूंगा एक चीज आप समझें। जब कॉन्स्टिट्यूशन पलटेंगे, नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पलटेंगे तो वहां पर मैं एग्जैक्ट आर्टिकल का रेफरेंस ही ले लेता। जैसे है अनुच्छेद 39, दूसरा है अनुच्छेद 39A, और तीसरा है अनुच्छेद 39A। इसका मतलब समझते हैं? तीनों का अंतर समझते हैं या नहीं? नहीं। यह अगर आप देखें तो यह जो है, यह अलग अनुच्छेद है, नहीं, यह जो है स्मॉल ए, यह इसकी एक उपधारा है। ठीक है, इसका पार्ट है यह, लेकिन कैपिटल ए जहां दिया गया है तो यह अनुच्छेद 39 से पृथक नया अनुच्छेद है। नहीं, इसका अनुच्छेद 39 से कोई संबंध नहीं। अब बातें स्पष्ट हुई? स्मॉल अगर ए है तो इसका मतलब जो है वह उस पर्टिकुलर आर्टिकल जिसका रेफरेंस नंबर के जरिए दिया गया है उसका एक सब क्लॉज है। लेकिन कैपिटल ए अगर है तो वह जो नंबर वहां पर रेफर किया जा रहा है उस आर्टिकल से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो सेपरेट आर्टिकल है, वह भिन्न और नया अनुच्छेद है। एक तो इस अंतर को समझे। कोई डाउट? दूसरा जो चीज आपको समझना चाहिए, अगर कहीं पर अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 है, तो इस चीज को समझें कि यह मूल संविधान का हिस्सा है।
यह मूल संविधान का हिस्सा है। इसका एक्सेप्शन एक ही हो सकता कि पूरे के पूरे अनुच्छेद को ही यदि रिप्लेस नहीं कर दिया गया। ठीक है, जैसे अगर आप देखें आर्टिकल 45 के बारे में सुना होगा, नहीं? आर्टिकल 45 क्या है? अनुच्छेद 45 जो मूल संविधान में था वह अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के जरिए क्या किया गया? आर्टिकल 21A क्रिएट किया गया, नहीं? और फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को आर्टिकल 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में स्थान दिया गया, नहीं? तो जो 45 था उसको 21A में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 45 वाली जगह खाली हुई। तो 45 वाली जगह पर किसको रखा गया? 0 to 6, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देखरेख और उनकी शिक्षा, नहीं? और इसके जरिए क्या किया गया? गौर करें, जब चीजों को कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। आप लोग प्ले स्कूल गए? कितने लोग प्ले स्कूल गए? देखिए 2 हाथ उठे ना। हम लोगों के समय प्ले स्कूल नहीं होता था। हम लोग जो है ना पहला से जाते थे, या उस समय जो है LKG UKG होता था। बातें समझ रहे हैं ये? अब अगर आप जाकर के देखें, अब प्ले स्कूल में भेजना एक तरह से अनिवार्य हो गया। बच्चा 2 साल से ऊपर जैसे पहुंचता ना, मां की जान खाने लगता है, और मां की जान खाने लगता है तो उससे मुक्ति का उपाय क्या है? प्ले स्कूल भेज दो ना। जब बेचारा ठीक से पेंट संभालना नहीं जानता है, आप स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, नहीं? तो अगर आप देखें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 3 to 6 के लिए भी प्री प्राइमरी एजुकेशन की भी बात करता है, नहीं? तो अब अगर आप जाकर के देखें तो वो 45 आर्टिकल 45 में इस प्रोविजन को लाया गया, तो पूरा का पूरा आर्टिकल 45 वो रिप्लेस हो गया। इसलिए हमने कहा कि एक्सेप्शनल केस छोड़ दें, तो इस तरह का नंबर अगर है तो यह बतलाता है कि यह मूल संविधान का हिस्सा है। जब संविधान लागू हुआ था तो यह प्रोविजन संविधान में मौजूद थे। लेकिन अगर कैपिटल A कैपिटल B अगर है तो इसका मतलब क्या है? यह इस बात का संकेत देता कि यह बाद में जोड़ा गया है। समझ रहे हैं इस बात को? अब ये डिफरेंशिएट करने की स्थिति में होंगे। अब इस स्टेटमेंट को आप देखें, 3 स्टेटमेंट सही है या गलत? थर्ड स्टेटमेंट जो इस प्रश्न में है सही है या गलत? क्यों गलत है? वेरी गुड, नहीं? मतलब कई बार जो है हमें इंटेलेक्चुअल गेसिंग करनी होती है अगर हम नहीं जान रहे। यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो यह बात तो समझ में आ रही है, यह बात तो समझ में आ रही है, हम ना भी जाने तो आर्टिकल 39A आर्टिकल 43A यह मूल संविधान में नहीं होगा, इसे बाद में जोड़ा गया, नहीं? और अगर इसे बाद में जोड़ा गया है तो आर्टिकल 39A के जरिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड और जस्टिस को इंश्योर करने का प्रयास किया जा रहा है, किए जाने की बात की गई। और आर्टिकल 39A जोड़ा गया
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। आर्टिकल 43A अगर आप जाएं तो आर्टिकल 43A इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो है वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करता है, औद्योगिक प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की बात करता है कि प्रबंधन में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है मजदूरों के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, सेंसिटिव नहीं होगा। और जब तक मैनेजमेंट मजदूरों के हितों के प्रति, श्रमिकों के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, तब तक श्रमिकों के हितों का संवर्धन मुश्किल होगा। तो इसी के मद्देनजर तो यह भी 47, लेकिन ये जो आर्टिकल 47 है ये तो मूल संविधान का हिस्सा है। नहीं, यह जो है मूल संविधान का हिस्सा है। यह मूल संविधान का हिस्सा है, और अगर यह मूल संविधान का हिस्सा है, ये इसका संबंध जो है न्यूट्रिशनल फूड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ से जाकर जुड़ता है, और यह उसके कंटेक्स्ट में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, स्टेट की ड्यूटी को निर्धारित करता हुआ आता है। तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हुआ, गलत हो गया। ट्रिकी है या नहीं है? नहीं। अब अगर गौर कीजिए, आप जो पढ़ते हैं और हम जो पढ़ने के लिए सजेस्ट करते हैं, दोनों में अंतर है। नहीं? अब गौर करेंगे हमारे मैटर में भी 42वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से चर्चा है। आप केवल क्या देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, नहीं, किस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर 42वां संशोधन किया गया, प्रियम्बल में क्या क्या चेंज लाए गए, अधिक से अधिक जो आप करेंगे, किन विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत स्थान दिया गया, मोटा मोटी यहां तक आप सीमित रहे। लेकिन यहां देखें 42वें संविधान संशोधन पर इन डेप्थ प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं या नहीं, और अगर इन डेप्थ उठा करके प्रश्न पूछे जा रहे तो क्या आपको नहीं लगता कि इन डेप्थ जाकर के आप प्रश्नों को कवर आपको करना है? बोलिए, कोई डाउट है इसमें? तो इसके लिए अप्रोच क्या होगा, इसके कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, नहीं आगे उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सजेस्ट यहां कर देता, सजेशन को कंपाइल आगे करूंगा। बेयर एक्ट हर हालत में आपके पास होने चाहिए। बेयर एक्ट अनिवार्यतः आपके पास होने चाहिए। सारे लोग किसले का इंग्लिश मीडियम और किन्हीं का सारे हिंदी मीडियम है, तो जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं उनके पास भी बेयर एक्ट होना चाहिए, और हिंदी मीडियम वालों के पास बाइलिंगुअल बेयर एक्ट होना चाहिए। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों, ये अनिवार्यता होने चाहिए अगर आप अपने रोल के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं। क्योंकि होता क्या है, ये बेयर एक्ट अगर है ना, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेपर हम पढ़ रहे, कहीं पर कुछ आर्टिकल का रेफरेंस आया, कुछ कंफ्यूजन हुआ, सीधे हमने इसको उठाया, रेफरेंस बुक हमारा यही है, सीधे हमने इसको उठाया और उस आर्टिकल पर गए, उस आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, हमने सीधे उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हमने वेरीफाई किया। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बतला दूं,
पेपर में जो आलेख लिखे जाते, तो कई बार आलेख लिखने वाले गंभीर होते हैं और कई बार आलेख जो लिखे जाते हल्के में लिखे जाते, बहुत गंभीर लिखने वाले नहीं होते। और दूसरी समस्या क्या होती है, एक टर्म मैं यूज करता हूं, इंटेलेक्चुअल डिजोनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी। इसका मतलब समझते हैं? इंटेलेक्चुअल डिजोनेस्टी का मतलब क्या होता है कि कई बार हम सेलेक्टिव मैनर में चीजों को उठाते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को उठाते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उठाते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन को हम पिक करते जो हमारे कंक्लूजन को सूट करता है। जो इंफॉर्मेशन हमारे कंक्लूजन को सूट नहीं करता उसको हम इग्नोर कर देते, उसको हम साइडलाइन कर देते, उस पर हम चुप्पी साध लेते। मैं इसको इंटेलेक्चुअल डिजोनेस्टी मानता हूं और इंटेलेक्चुअल डिजोनेस्टी बहुत खतरनाक है। और इस इंटेलेक्चुअल डिजोनेस्टी के कारण कई बार क्या होता, कई बार किसी आर्टिकल को गलत कंटेक्स्ट में कोट भी किया जाता है, जिसको कहते हैं मिसकोट करना, और कई बार किसी आर्टिकल की गलत परिप्रेक्ष्य में व्याख्या भी की जाती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अभी एक बिल प्रपोज्ड है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन नियुक्ति, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें संशोधन बिल 2023। जब ये बिल आया तो नॉर्मली हमारी कोशिश होती है वीकेंड पर करेंट क्लास ले। करेंट क्लास में जो टॉपिक चर्चा में है उस टॉपिक को हम लेकर के आगे बढ़े। जैसे आप लोगों के ग्रुप में भी डाला गया होगा, इजराइल फिलिस्तीन पर जो अभी डिस्कशन हमने लिया था क्लास रुक करके 1 घंटे का, ठीक है। तो जब मैं डिस्कशन मैंने कर लिया इस मसले पर, तो यहां से जाने के बाद हमारी नजर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पर पड़ी, उसी इलेक्शन कमीशन के प्रपोज्ड बिल पर, और वो आर्टिकल लिखा गया था एसवाई कुरैशी के द्वारा। एसवाई कुरैशी जो एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब उन्होंने जो आलेख लिखा तो उसमें उन्होंने प्रपोज्ड बिल के मेरिट्स की बात करते हुए जिन तथ्यों का हवाला दिया, उनमें एक तथ्य यह था कि इस बिल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें अन्य चुनाव आयुक्तों की बर्खास्तगी प्रक्रिया को भी मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की बर्खास्तगी प्रक्रिया के समान बनाया गया है। और हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, हमने इस बिल की इस बात के लिए आलोचना की थी कि सरकार के पास एक मौका था, एक लंबे समय से चुनाव सुधारों की मांग की जा रही है, और यह इस बात की मांग की जा रही है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बर्खास्तगी प्रक्रिया भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्तगी प्रक्रिया के समान हो। अगर इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को, अगर इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करना है तो। लेकिन जब ऐसा प्रोविजन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को लेकर के सरकार बहुत गंभीर नहीं है। तो दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हो गई ना, जो मैंने डिस्कस किया और जो कुरैशी साहब ने डिस्कस किया। अब टेंशन हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। सामान्यतः हमने उस बिल के ओरिजिनल पीडीएफ को निकाला जो संसद में पेश किया गया था, और यह साइट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, लिख लें, PRS
पीआरएस के वेबसाइट जो है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, और पीआरएस के साइट्स जो है ना वो आपके लिए जो है ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, जैसे बिल हो गया, एक्ट हो गया, उसके जो ओरिजिनल प्रोविजन, ओरिजिनल ये होता, चाहे बिल का ड्राफ्ट हो या फाइनली पास्ट एक्ट हो, ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस पर आपको मिल जाता है। तो मैंने उसको निकाला और उसमें रिमूवल प्रोसेस के संदर्भ में जो प्रोविजन थे उनको हमने तलाशा। तो जब उनको तलाशा तो वहां से हमने पाया कि नहीं, मैंने सही डिस्कस किया है, दैट मे बी पॉसिबल कुरैशी साहब से कुछ चूक हो गई हो, या मतलब बहुत नोटिस कई बार होता है ना, आलेख लिखने के क्रम में ओरिजिनल टेक्स्ट को प्रॉपरली डिसिफर ना कर पाना, तो इसके कारण उनसे वहां पर चूक हुई है। बातें समझे या नहीं? नहीं? तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर कहीं पर डाउट क्रिएट हो रहा, अगर मेरे सामने यह डाउट क्रिएट हुआ कि मैं सही हूं या कुरैशी साहब, नहीं, तो ये डाउट अगर क्रिएट हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा मतलब ये बहुत समझदार अपने आप को समझते हैं, काबिल समझते हैं ना। जो आदमी इलेक्शन कमीशन का हेड रहा हो, जो आदमी इलेक्शन कमीशन का हेड रहा हो, नहीं, वो आदमी ऐसा लिख रहा है और उसको ये गलत कह रहे हैं। अरे चूक किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है। हाँ, उनसे चूक की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है, हमसे चूक की संभावना। तो सवाल यह उठता, कौन सही है और कौन गलत है, इसका निर्धारण इस आधार पर होगा या प्रपोज्ड बिल के प्रोविजन क्या कहते हैं उसके आधार पर होगा? बतलाइए। प्रपोज्ड बिल का जो प्रोविजन है उसके आधार पर होगा। इसलिए अगर किसी ने किसी मसले पर चर्चा के क्रम में आर्टिकल को मिसकोट किया है, आर्टिकल को मिस इंटरप्रेट किया है, नहीं, तो इसको बड़ी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आधार बना करके इसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नहीं, तो जब ऐसे सिचुएशन आने लगेंगे और जब इस रेफरेंस बुक के रूप में आप बेयर एक्ट का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो आप विश्वास करें रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई प्रश्न देखेंगे सीधे आर्टिकल से उठा के पूछे गए हैं। मैं चर्चा करूंगा कई प्रश्न, एक दो प्रश्न नहीं। और हमेशा ध्यान रखें, रटने के दो तरीके होते हैं। किसी भी चीज को याद रखने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन तरीका होता है? बचपन में पहाड़ा याद किया है, स्ट्रेंजा, खुरहा, नहीं? पिटाई भी लगी होगी या नहीं लगी? नहीं? किस खुरहे के लिए पिटाई की संभावना ज्यादा होती थी? जहां पर अधिकांश लोग जाकर के फंस जाते थे। 17, 18, 19, 13, 14 होता था या नहीं? नहीं? तो क्या कोई ट्रिक भी निकाला था पिटाई से बचने के लिए? जोर जोर के नहीं, सही बोल रहे हैं, नहीं? कई ट्रिक इसके थे, जोर जोर के। या पिछला पहाड़ा जो याद है उसमें 1, 2, 3, 4 से 10 तक जोड़ते चले जाएं, अगला पहाड़ा तैयार हो जाएगा, नहीं? या 19 पचे 95 होगा तो 19 छक्का क्या होगा, तो 95 में 19 जोड़ दिया। यही तरीका होता था ना। या कई बार अगर गुना जानते हैं तो गुना करके हम निकालते, नहीं? तो अगर लिखने के लिए गुरुजी ने दिया है तब तो बच जाते, लेकिन अगर उन्होंने सुनाने के लिए कह दिया तो उसके बाद तो डंडा चार्ज के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था, नहीं? तो मेरे कहने का मतलब यह है, रटना भी दो तरीके से होता है। ट्रिक के साथ रटेंगे तो रटने का दबाव कम होगा,
और ऐसे रटने की कोशिश करेंगे तो रटने का दबाव भी ज्यादा होगा और भूलने का खतरा भी ज्यादा होगा। तो रटने के ट्रिक को अपनाएं। और रटने का एक ट्रिक जो मैंने बतलाया, जहां कहीं कंफ्यूजन इमर्ज करता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन पर जाएं, सीधे बेयर एक्ट पर जाएं और उस आर्टिकल को टाइप करें। अब तो नेट पर भी ये चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन ओरिजिनल रखें, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। नेट पर भी चीजें उपलब्ध हैं। हमने टाइप किया आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आप जो है वेरियस विकल्प आ जाएंगे और इंडियन कानून वाला जो है मोस्ट ऑथेंटिक है साइट। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो बेयर एक्ट को जरूर पढ़ें। यहां तक समझ में बातें आई? एक और प्रश्न मुझे पिक करना है। यहां तक बातें समझ में आई? नहीं? अब देखिए इसमें कितने प्रश्न छुपे हुए हैं, इमेजिन कर सकते? सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आइए, एक प्रश्न पूछा गया है, कॉलेजियम व्यवस्था पर। और यहां कॉलेजियम व्यवस्था की बात किसके कंटेक्स्ट में की जा रही है? नहीं, यहां कॉलेजियम की बात की जा रही है जजेज अपॉइंटमेंट के कंटेक्स्ट में, और जजेज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और इस बार कौन सा कथन गलत है नहीं पूछा जा रहा। इस बार क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट क्या है? नहीं, पहला स्टेटमेंट है कॉलेजियम की संरचना। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज। दूसरा स्टेटमेंट है संसदीय विधि द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था का आरंभ। नहीं, तीसरा है एससी जजेज, एचसी जजेज की नियुक्ति। नहीं, और चौथा है शुरुआत 1993 में नहीं, फर्स्ट जजेज केस, और दूसरा जस्टिस PN भागवती।
इसमें ऑप्शन आपके पास क्या है? ए 1 2, बी 3 4, सी 1 3, डी केवल 1। देखें, एक बात मैं अक्सर कहता, अब चर्चा शुरू करूं इस पर। एक बात मैं अक्सर कहता, अक्सर क्या चर्चा करता कि विशेष करके 69वीं बीपीएससी में पीटी के प्रश्नों का जो पैटर्न रहा है, वह पैटर्न प्री एग्जामिनेशन में उन लोगों को एज देता है जिन लोगों ने मेंस की तैयारी पहले की है। प्री एग्जाम में अपीयर होने के पहले मेंस की तैयारी जो लोग कर चुके हैं, उनको वो एज देता है, उनको वो बढ़त की स्थिति में ले जाता है। बातें समझे? और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इस कंटेक्स्ट में आप क्या पाएंगे? इस कंटेक्स्ट में देखें तो इस कंटेक्स्ट में आप यह पाएंगे, ये प्रश्न भी उसी कैटेगरी में आता है। सामान्यतः जब आप प्री के लिए पढ़ रहे होते तो ये डिटेल नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, जिन लोगों ने दिया है पढ़ा है, ये डिटेल नहीं पढ़ा है, जबकि पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने जो पिछला फाउंडेशन बैच भी लिया था, नहीं, उस फाउंडेशन बैच में भी हम लोगों ने बेयर एक्ट को ही आधार बना करके पूरी की पूरी पॉलिटी की चर्चा की थी। मैंने और रोशन सर दोनों ने क्लास लिया था। अब एक कंटेक्स्ट हम देखें, यह भी बड़ा ट्रिकी प्रश्न है, कैसे मैं बतलाऊंगा। पहला स्टेटमेंट देखें, कॉलेजियम की संरचना, कॉलेजियम जो है 5 सदस्यीय होता, पहले यह 3 सदस्यीय था, ठीक है, लेकिन बाद में 1998 में इसको क्या किया गया? 1998 थर्ड जजेज केस, इसको क्या किया गया? 3 सदस्य से 5 सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट जैसे सही होगा तो अंडर कंसिडरेशन से यह बाहर होगा, बी ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट है संसदीय विधि द्वारा आरंभ। कॉलेजियम सिस्टम को पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा आरंभ नहीं किया गया। कॉलेजियम सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो यह निर्णय आया है सेकेंड जजेज केस 1993 में, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के जो विवाद उभरा था, और सेकेंड जजेज केस 1993 में 3 सदस्यीय कॉलेजियम की बात की गई। तो दूसरा क्या है?
दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ये क्या होगा, गलत होगा, होगा या नहीं होगा? तो दूसरा अगर गलत होगा तो ए ऑप्शन देखिए तो अपने आप बाहर हुआ या नहीं? ये बाहर हुआ। अब तीसरा देखें, ठीक है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ये बातें सही हैं। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है तो वहां कॉलेजियम की संरचना अलग होती है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वहां कॉलेजियम की संरचना अलग होती है, लेकिन अपॉइंटमेंट इसी के द्वारा होता। देखे तो 1-3 का ऑप्शन आ गया। नहीं, अब अगर आप जाकर के देखें, नहीं, फिर देखें, ट्रिक पकड़े। यहां पर कहा जा रहा है कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है? 1993 में हुई है। तो ये तो सही है, नहीं, लेकिन इसमें कहा गया फर्स्ट जजेज केस। नहीं, फर्स्ट जजेज केस कहा जाता एसपी गुप्ता केस 1982, उसको फर्स्ट जजेज केस कहा जाता, इसको सेकेंड जजेज केस कहा जाता, और 1998 वाला जो है इसको थर्ड जजेज केस कहा जाता है। तो ये गलत हुआ। और दूसरी बात की जा रही है जस्टिस पीएन भगवती, और जस्टिस पीएन भगवती को देखें तो मिड 1980s में ये रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि बात यहां 1993 की जा रही है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, गलत होगा। जस्ट मैं क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीके की बात कर रहा, इसी अप्रोचेस से आपको क्वेश्चन बैंक में को पलटना है, क्वेश्चन बैंक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी, नहीं। और जब क्वेश्चन बैंक को आइडेंटिफाई करेंगे, जब क्वेश्चन बैंक को इस रूप में पढ़ेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता आपका एप्लीकेशन भी डेवलप होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, नहीं, और थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगा, और क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो तरीका आपको होगा उस तरीके में एक्यूरेसी भी होगी, गलतियों की संभावना कम होगी। समय अधिक लगेगा, अधिक मेहनत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह वह तरीका है जिस तरीके से अगर आप तैयारी को लेकर के चलते तो प्री में कैजुअलिटी की संभावना नहीं होगी। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर हम जाएं तो हमने आपके साथ किन चीजों की चर्चा की? हमने आपके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन की चर्चा की, हमने आपके साथ नेचर ऑफ क्वेश्चन की चर्चा की, और इस नेचर ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में रिक्वायर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए, हमने इस पर भी आपके साथ चर्चा की। कोई डाउट नहीं? अब सवाल यह उठता, स्रोत सामग्री, और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपका मीडियम हिंदी है और आप बेयर एक्ट उठाते हैं तो मैं आपको बतला दूं, बेयर एक्ट का हिंदी वर्जन जो है कई बार उसमें हमें भी परेशानी आती है, तो उस परेशानी से बचने के लिए अंग्रेजी वर्जन की ओर जाना पड़ता है। इसलिए मैंने हिंदी माध्यम वाले को सजेस्ट किया बाइलिंगुअल बेयर एक्ट को प्रीफर करें। स्रोत सामग्री क्या हो?
यह स्रोत सामग्री महत्वपूर्ण है। तो स्रोत सामग्री में पहला प्रेफरेंस मेरा होगा एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 क्लास तक। अनिवार्य है। और एनसीईआरटी जब मैं रेफर कर रहा तो आप लोग आजकल क्या करते हैं, चुटका नोट्स लेते हैं एनसीईआरटी का भी, बाजार में कई लोग लिखे, वो मना कर रहा, स्ट्रिक्टली वो नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी ही पढ़नी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक जबकि बाजार में जो चुटका नोट्स आपको मिल रहे हैं एनसीईआरटी बेस जो लिखा रहता है वो टेक्स्ट बुक नहीं है, वो गाइड बुक है। टेक्स्ट बुक और गाइड बुक के फर्क को समझते हैं? क्या फर्क है बतलाइए। नहीं, अभी स्नान करते होंगे ना? नहीं तो तुम लोग तो रोज बाल नहीं धोती होगी, नहीं? तो फ्रेशनेस किस दिन ज्यादा फील होता, जिस दिन बाल धोती हो उस दिन, या जिस दिन नहीं धोती? नहीं, आप लोग फील कीजिए, कई बार बाल मुड़वाते होंगे, नहीं? बाल मुड़वाने के बाद स्नान करते हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है या जब बाल बड़े हो तब स्नान करने में? क्या तब ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है? पता नहीं यार, पता नहीं कैसा सेटिस्फैक्शन तुम तलाशते हो। क्या अंकित जी, किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है? बाल मुड़वा के कभी स्नान किया है? किसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होता है? हाँ, अरे जिंदगी को गौर कीजिए, जिंदगी ऑब्जर्व करने की चीज है। कई बार देखेंगे जब बाल आपने मुड़वाया हो तो कई बार आपको खुद याद नहीं रहता कि आज स्नान किए हैं या नहीं किए। ऐसा होता है या नहीं? जबकि बाल अगर है तो कुछ देर तक स्नान करने के बाद बाल भींगा भींगा होता है ना, और भींगेपन का वो एहसास जो है, वह भींगापन यह एहसास दिलाता है कि स्नान आज कर रखी है। इस चीज को समझिए। गाइड बुक वही मुड़ा हुआ बाल है, उसमें इंफॉर्मेशन जितना आप कलेक्ट कर लें, गाइड बुक के सहारे अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट की उम्मीद ना रखें, क्योंकि वहां बिटवीन द वर्ड, बिटवीन द लाइन, बिटवीन द पैराग्राफ कुछ छुपा नहीं होता है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है। जबकि टेक्स्ट बुक जो होगा तो टेक्स्ट बुक में बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइन, बिटवीन द पैराग्राफ बहुत कुछ चीजें छुपी होती हैं। और यही कारण है कि एनसीईआरटी की पुस्तक जितनी बार आप पढ़ेंगे, आज भी मैं अगर एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ता हूं तो उस पढ़ने के क्रम में कुछ न कुछ नया वहां से जरूर निकाल लेता, कुछ न कुछ नया जरूर निकाल लेता। तो इस अप्रोचेज को डेवलप करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार में एनसीईआरटी बेस्ड जो चुटका नोट्स अवेलेबल है उसको नहीं पढ़ना है, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी। दूसरा, बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। दूसरा सोर्स बुक है। तीसरा कंटेक्स्ट जाकर के देखें। नहीं, एक पॉलिटी की बुक रखें। नहीं, और आजकल पॉलिटी की बुक
बुक का मतलब आप लोगों ने क्या बना लिया है? लक्ष्मीकांत। तो मैं मना नहीं करूंगा, एक पॉलिटी की बुक होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, भारतीय राजव्यवस्था मेरी बुक जो है, और इस पर मत जाइएगा कि वो बीपीएससी मेंस सीरीज की बुक है, इस पर नहीं जाना है। ठीक है, वो बुक प्री में भी हेल्पफुल है और चीजों को प्रॉपरली कवर करती है। बस फर्क यह है, ठीक है, कि चूंकि एनालिसिस को फोकस वहां पर किया गया है, इसलिए आपके मन में बार बार ये प्रश्न उठेंगे, ये बुक तो मेंस के लिए है, ये तो प्री के लिए है, जबकि सारी चीजें वहां पर समाहित हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जिस पर चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। और जब भी पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, केवल प्री के लिए मत पढ़ें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें पॉलिटी आपके सिलेक्शन में अहम रोल प्ले करने जा रहा। और मोटा मोटी लेकर के चलें, पॉलिटी से प्रश्न केवल जीएस पेपर 2 में नहीं पूछे जाते, सेक्शन ए में। पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न आप देखेंगे पेपर 1 के सेक्शन बी, करंट सेक्शन जो है, वहां पर भी पूछे जा सकते हैं। इस बार भी प्रश्न एक सेक्शन करंट सेक्शन में पूछे गए हैं, बुनियादी ढांचे की अवधारणा को लेकर के, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के। नहीं, और इस क्रम में अगर आप देखें, एक और चीज बतला दूं, ध्यान किन चीजों को रखना है, ध्यान किन चीजों को रखना है, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो संविधान के हैं वो मालूम होने चाहिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है वो मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 14-15 ऐसे जजमेंट हैं जहां से प्री में भी प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते हैं। वो क्लासेज के क्रम में हम बतलाते चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट ध्यान में होने चाहिए। प्रमुख अनुसूचियां 10 अनुसूचियां ही हैं, वहां से प्रश्न उठा करके पूछे ही जाते। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, संविधान के स्रोत, इस बार भी पूछा गया है ना, मूलाधिकार कहां से लिया गया है। अगर आप देखें, अब एक बार मैं प्रश्न इंडिकेट कर देता हूं। जैसे एक प्रश्न इस बार पूछा गया है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए क्या आवश्यक विशेषताएं हैं। कोई ट्राइब किन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चौथा पूछा गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। सर्वोच्च न्यायालय में,
और न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास और उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के पास। फिर पूछा गया है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? शेड्यूल्ड ट्राइब। फिर पूछा गया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? अभी चर्चा की थी ना मैंने। मेंस में भी पूछा गया है और प्री में भी, केशवानंद भारती केस। फिर पूछा गया है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की चर्चा है। फिर आप मूव करेंगे तो पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते। अब देखें, ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। प्रमुख अनुच्छेद हमने कहा ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब जैसे अगर मुझसे पूछे तो ये मैं भी यहां पर गड़बड़ा सकता था, लेकिन ये पता है कि आर्टिकल 110 मनी बिल से संबंधित है और ये पता है आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 ये जो है सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव से संबंधित है। नहीं तो ए और बी तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली अच्छा डी कहता है ए और बी दोनों, तो इसका मतलब एलिमिनेशन थ्योरी के जरिए जब भी आंसर होगा तो आर्टिकल 120(1) होगा, 121 प्रोविजन। बातें समझ रहे हैं यानी? तो कोई जरूरत नहीं है कि वहां पर जो आंसर होगा वो आप जान ही रहे हो। कॉलेजियम प्रणाली पर चर्चा की ही, 42nd अमेंडमेंट पर चर्चा आपके साथ की। तो ये मैंने एक आउटलाइन आपके सामने रखने का प्रयास किया, पूरी की पूरी पॉलिटी को लेकर के नहीं, प्रश्नों के जरिए हमने चीजों को देखने की कोशिश की, एक अप्रोचेज यहां पर देने का प्रयास किया। 7 प्रश्न बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, 6 से 7 प्रश्न, 6 प्रश्न का है, 4 प्रश्नों में आप यहां पर फंसते हुए दिखाई पड़ते। और 4 प्रश्नों का रेशियो अच्छा रेशियो है, जहां से 10 में 10 करना है और वो आप कर सकते, नहीं कर सकते ये बात नहीं है। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट, यहां तक में कोई दुविधा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं? तो कल मैं शुरू करूंगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीएम्बल से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, क्योंकि प्रीएम्बल अपने आप में बहुत कुछ चीजों को समाहित करता है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म वहां पर मौजूद हैं। तो प्रीएम्बल से हमारी चर्चा आपके साथ कल शुरू होगी। ओके, थैंक यू।